अगला जो पॉइंट है अपने शुद्ध प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके थे। अब अगला जो पॉइंट है वो है शुद्ध प्रेरकत्व। वही है शुद्ध प्रेरकत्व जब प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हो, तब इसके लिए अपने को धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देख लो। पहले वाले में क्या था, प्रतिरोध था, तो यहाँ पर क्या प्रतिरोध बना रखा था। अब यहाँ पर शुद्ध प्रेरकत्व है, तो यहाँ पर एक कुंडली बना रखी है इसमें से। ठीक है, इसमें से ये कुंडली बना रखी है और इसका जो विभव है ये VL है। और ये तुम्हें पहले ही बताया था कि ये इसमें से जो साइन होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रत्यावर्ती स्रोत को। तो V इक्वल है V0 साइन ओमेगा t। अब किरचॉफ के लूप के नियम से, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, लूप का नियम है, तो उसमें हमने क्या बताया था कि वोल्टाओं का बीजगणित योग शून्य होता है, या फिर एक डायरेक्शन अकॉर्डिंग दूसरे में चलेंगे तो वो उसके क्या आ जाएगा, विपरीत आ जाता है, तो माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, V माइनस VL। अब जब प्रतिरोध किया था तब उसमें क्या लगाया था, L की जगह R था, तो V माइनस VL कुंडली है तो यहाँ पर L लगा दिया 0, तो V बराबर क्या आ जाएगा, VL। ठीक है, अब स्व प्रेरकत्व के कारण प्रेरित विद्युत आवेश, ये अपने 9th चैप्टर में पहले पढ़ा था, माइनस L di/dt। L स्व प्रेरकत्व है, di/dt। तो अब इनका दोनों का लिख देंगे एक साथ, माइनस L di/dt और ये V प्लस V बराबर 0। अब इसको उधर ले जाके ये माइनस से तो उधर प्लस हो जाएगा, तो V की वैल्यू रख देंगे। V की वैल्यू कौन सी अपने पास है, V0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर V0 साइन ओमेगा t L di/dt। अब अपने को di की वैल्यू निकालनी है, तो di की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो di इक्वल क्या जाएगा, V0 अपॉन L, di इक्वल V0 अपॉन L साइन ओमेगा t dt। अब इंटीग्रेशन समाकलन होंगे di V0 L साइन ओमेगा t dt। तो di का तो हो गया I, V0 अपॉन L यदि अपने बाहर, और साइन ओमेगा t dt इसका समाकलन हमने पहले ही बताया था, माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा को अपने बाहर ले लेंगे तो I इक्वल आ जाएगा V0 अपॉन L ओमेगा, और ये है माइनस कोस ओमेगा t। अब माइनस कोस ओमेगा t किसके इक्वल होता है, साइन ओमेगा t माइनस पाई अपॉन 2 के बराबर होता है। तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे, साइन ओमेगा t माइनस पाई अपॉन 2। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो अपना क्या होगा अभी, I इक्वल V0 अपॉन L ओमेगा, और यहाँ पर लिख देंगे अपने साइन ओमेगा t माइनस पाई अपॉन 2। अब ये वाली वैल्यू जो V0 अपॉन L ओमेगा है, ये एक शिखर धारा के मान के बराबर हो जाएगा। तो V0 अपॉन L ओमेगा है वो किसके बराबर लिख देंगे, I0। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई अपॉन 2। तो शिखर धारा का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा, I0 का मान V0 अपॉन L ओमेगा। तो इसकी जगह अपने क्या लिख देंगे, I0। अब शिखर धारा I0 बराबर V0 अपॉन L ओमेगा। अब हम बात कर रहे थे दो ग्राफ की, दो ग्राफ का मतलब ज्या वक्रीय और एक फेजर आरेख। तो ज्या वाला ग्राफ पहले बना रखा है, उसमें क्या बता रखा है, पहले ही बताया था कि V की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, V की वैल्यू जैसे है उसका ग्राफ वैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या करेंगे, V का ग्राफ बना लेंगे, ये V का बिल्कुल ग्राफ बना लेंगे। अब जब शुद्ध प्रतिरोध बढ़ा था तो शुद्ध प्रतिरोध में क्या था, कालांतर का मान 0 था, तो यहां से शुरू किया था और यहां पर इसका एड किया था। जबकि इसमें देखो I इक्वल I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई अपॉन 2 आ रहा है, माइनस पाई अपॉन 2 है, तो इसका मतलब धारा नीचे से, ये इसका धारा का नीचे से होके ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0, ये पाई अपॉन 2, ये पाई 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई ओमेगा t। तो हम क्या लिखेंगे कि धारा वोल्टता से पाई अपॉन 2 कला कोण पीछे रहेगी। पीछे किस लिए रहेगी, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है V का है और नीचे वाला किसका है, I का। मतलब धारा वोल्टता से पाई अपॉन 2 कोण पीछे रहेगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन गया। तो कितना कोण हो गया इसमें, पाई अपॉन 2 हो गया। जबकि शुद्ध प्रतिरोध में यहाँ पर कालांतर का मान क्या था, 0 था। अब देखो इसी में शुद्ध प्रेरकत्व है, इसी में आगे क्या है, ये तो अपने जाके फॉर्म में हो गया ग्राफ। ठीक है,
अब इसके बाद में फेजर आरेख बनेगा। तो फेजर आरेख कैसे बना रखा है ये देखो। तो इसमें क्या याद रखना है कि ये x है y है, अब यहाँ पर v नोट l है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आई नोट है। तो ये तो ओमेगा 2 ओमेगा t बनेगा। अब उसके बाद में i का मान किस में आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था अपना, i इक्वल आई नोट साइन ओमेगा t माइनस पाई अपॉन 2, तो नेगेटिव में आ रहा था। इसका अलावा आई नोट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, पाई अपॉन 2। तो ये एंगल याद रखना, ये यहाँ पर बन रखा है, ये तो ओमेगा 2 है और ओमेगा t है, और ये जो है ये पाई अपॉन 2 है। अगर ये प्लस में आता तब ये ग्राफ क्या बन जाता, ऊपर बन जाता, ठीक है। तो ये ज्या के फॉर्म में ग्राफ हो गया और ये किसका फेजर आरेख हो गया। उसके बाद में एक इसमें है प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। प्रेरणिक प्रतिघात को अपने किससे प्रतिष्ठित करेंगे, XL। तो XL इक्वल होता है ओमेगा L और ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई F। तो L का है नहीं, तो XL इक्वल हो जाएगा 2 पाई FL। अब XL और F में ग्राफ बनेगा, F यहाँ पर क्या आवृत्ति है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। ये अपने डायरेक्ट समानुपाती है, उसका ग्राफ बिल्कुल क्या देगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। अगर ये बीच का अनुपाती होता है इसे बनेगा, तो XL और F के बीच में बिल्कुल सीधा ग्राफ है। तो ये है तुम्हारा शुद्ध प्रेरकत्व के लिए ये पूरे पॉइंट है। तो सबसे पहले उसमें शुद्ध प्रेरकत्व में धारा का मान निकालना है। धारा का मान निकालने के बाद में उसका ज्यावक्रीय ग्राफ बनाना है, जो अपने ज्यावक्रीय ग्राफ बनाया था। उसके बाद में फेजर आरेख बनाना है, जो फेजर आरेख ये बना रखा है। उसके बाद में जो उसका प्रतिघात है, प्रेरणिक या धारितीय प्रतिघात, तो उसका प्रेरणिक प्रतिघात, उसके बाद ये ग्राफ। अब देखो उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो पॉइंट बात करेंगे वो है शुद्ध धारितीय धारिता के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, शुद्ध प्रतिरोध था, दूसरा था शुद्ध प्रेरकत्व और तीसरा है शुद्ध संधारित्र धारितीय, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही है। सबसे पहले ये धारिता है C है, इसका जो होगा वो होगा VC, और इसको प्रतिरोधी स्रोत से जोड़ देंगे तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। अब होगा वही चल रहा है वापिस किरचॉफ के लूप के नियम से, तो V माइनस VS बराबर 0। तो उसमें सीक्वेंस जाएगा ना, पहले प्रतिरोध में R था, प्रेरकत्व में L था और संधारित्र में C है। तो V बराबर VC और V की वैल्यू रख देंगे V नॉट साइन ओमेगा t बराबर VC। अब आवेश का फॉर्मूला क्या बना था, Q इक्वल CV। धारिता वाले चैप्टर में C बराबर क्या था, Q अपॉन V था। तो Q बराबर क्या आएगा, C VC, और VC ये इसके लिए लिखा मैंने, और VC की वैल्यू किसके इक्वल है, V नॉट साइन ओमेगा t। तो यहाँ रहेगा C V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। अब अपने को धारा का मान निकालना है। तो धारा I बराबर क्या था, dq अपॉन dt होता है। धारा I बराबर dq अपॉन dt, तो d अपॉन dt तो ये हो गया। अब q की वैल्यू कौन सी अपने पास में, q की वैल्यू आवेश की वैल्यू देखो, q इक्वल है ये है C V नॉट साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर d अपॉन dt की जगह आगे q की जगह रख देंगे C V नॉट साइन ओमेगा t। अब उसके बाद में I इक्वल C V नॉट बाहर ले लेंगे और ये d अपॉन dt और साइन ओमेगा t। तो अपने को I की वैल्यू निकालनी, I को ये रहने दो C V नॉट। अब इसका अवकलन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा t। अब कोस ओमेगा t किसके इक्वल होता है, साइन ओमेगा t प्लस पाई अपॉन 2। तो जहां पर ये कोस ओमेगा t था इसके जगह आप क्या लिख देंगे वापस से, I C V नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई अपॉन 2। वापिस होगी वही बात, अपने को आई नोट लाना है, आई नोट शिखर धारा का मान। तो अब इसको छोड़कर जो वैल्यू ये कांस्टेंट है C V नॉट ओमेगा, ये किसके इक्वल होगी, आई नोट शिखर धारा का मान। तो शिखर धारा आई नोट बराबर C V नॉट ओमेगा। अब बात करेंगे इसके ग्राफ की, ठीक है। तो ग्राफ पहले वाले में क्या था, नीचे से था, और इस वाले में क्या होगा, ऊपर से होगा। ऊपर से क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए धारा का मान क्या होगा, धारा का मान देखो इसमें क्या आ रहा है, ये V नॉट प्लस पाई अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। पाई अपॉन 2 आ रहा है प्लस पाई अपॉन 2, इसका मतलब ऊपर से ग्राफ बनेगा। तो V में कोई चेंज नहीं करना, V का ग्राफ वही है। देखो V का ग्राफ वैसे ही है जैसे पहले बना रखा था, ये V का हो गया। अब I का इसमें धनात्मक है तो धनात्मक है, तो ये ऊपर से ग्राफ ले लेंगे, ये ऊपर से ग्राफ ये ले लिया, ठीक है। पहले वाले में क्या था, ऋणात्मक था, इसलिए ग्राफ कैसे लिया था, नीचे से लिया था।
अब बात आ जाएगी यहाँ पर, ये आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2 और ये है v। अब इसमें क्या बताएंगे कि धारा वोल्टा से पाई अपॉन, ये पाई अपॉन 2 है, कला पॉइंट क्या रहेगी, आगे रहेगी, जबकि उसमें क्या थी, पीछे थी। तो अगला पॉइंट इसके लिए कौन सा हो जाएगा कि धारा वोल्टा से, आगे लिख दिया मैंने, धारा वोल्टा से पाई अपॉन 2 कला कोण आगे है। ये ग्राफ को देख तुम्हें याद बताना है, यहाँ से याद है। अब ये ग्राफ हो गया। अब उसके बाद में फेजर वाला ग्राफ देख लो। तो उसमें फेजर वाले में क्या है, यहाँ पर ओमेगा टी था, यहाँ पर वी नोट, वहां पर वी नोट एल था, यहाँ पर वी नोट सी है। अब आई भी चेंज कर रहे हैं और किसी में चेंज नहीं कर रहे हैं। आई पहले क्या था, ये नीचे की साइड था, नेगेटिव था, और ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की साइड है। तो ये यहाँ से कैसे करना है, पाई अपॉन 2 ये आई नोट करेगा, इसको बोलेंगे फेजर आरेख। फिर उसमें था प्रेरणिक प्रतिघात, इसमें धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात इसमें इसको करेंगे एक्स सी से, ये एक्स सी है, ठीक है। उसमें क्या था, एक्स एल था, इसमें क्या एक्स सी है। तो एक्स सी इक्वल है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा वैल्यू 2 पाई, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब इसके लिए ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा देख लो, एक्स सी और एफ के लिए बनेगा, तो इसलिए से बन जाएगा, तो ये एक्स सी हो जाएगा और एफ यहाँ पे क्या जाएगी, ये आवर्ती हो जाएगी। तो ये पूरा पॉइंट हुआ तुम्हारा शुद्ध धारितीय या शुद्ध संधारित्र के लिए, जब प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हो। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर के 2 ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उनमें से ये अगला पॉइंट है। तो अपने आर का बटा पहले, फिर एल का बटा, और फिर किसका बटा, सी का। अब हम तीनों का एक साथ पढ़ेंगे, एल सी आर परिपथ। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहले, तो यहाँ पर भी आर है, ये सी है, एल है। अब से पहले कोई सा भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आर लिखो, एल सी आर जैसे तुम्हें लिखना है, ये श्रेणी क्रम में सारे लगे हुए। तो वी आर, इसका वी सी, और ये वी एल। वापिस वही प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देंगे, वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, किरचॉफ के लूप के नियम से। सब में एक ही थ्योरी लिख रही है, अलग से कुछ नहीं है, सेम ही चल रहा है वो का वही, ठीक है। तो v माइनस वी एल सी आर इक्वल 0, तो v इक्वल वी एल सी आर कर दिया। ये इसके नीचे लिखा हुआ है, इक्वल में नहीं है, नीचे है, v लिखे उसके नीचे लिखना है एल सी आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रतिरोध है तो उसके लिए वी नोट आर इक्वल आई नोट आर आ जाएगा। अगर प्रेरकत्व है तो वी नोट एल इक्वल आई नोट एक्स एल आ जाएगा, और संधारित्र है तो वी नोट सी इक्वल आई नोट एक्स सी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों के लिए तीन एक साथ जुड़े हुए, इसलिए ये प्रतिरोध के लिए, ये प्रेरकत्व के लिए, और ये संधारित्र के लिए। जो नीचे वाला लिखा है वो किसके लिए, संधारित्र के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में अब इसके फेजर आरेख ग्राफ के द्वारा समझते हैं इसको। ये देखो, अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये होता है कि वी नोट एल और वी नोट सी कहाँ लेना है। तो वी नोट एल वो पॉजिटिव में रहता है धारा से पाई अपॉन 2, तो इसलिए ऊपर आएगा, और ये क्या आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे वी नोट सी है, ऊपर वी नोट एल है, और ये वी नोट आर है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये लिखेंगे वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और ये है परिणामी, इसका मान अपने को निकालना है। यहाँ पे लिखा मैंने वी नोट एल सी आर लिखा हुआ है, याद रखना, वी नोट एल सी आर, और ये फाइव है। अब इस त्रिभुज के द्वारा ओ ए बी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से अपने कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा वी नोट एल सी आर स्क्वायर, वी नोट आर प्लस ये आ जाएगा लंब वी नोट एल माइनस वी नोट सी, तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वापस अब वी नोट आर की, वी नोट एल की और वी नोट सी की जो पहले वैल्यू लिखी थी मैंने, ये वाली वैल्यू लिख देंगे अपने। ये तीन वैल्यू रखे हैं, प्रतिरोध के लिए, प्रेरकत्व के लिए और संधारित्र के लिए, ये वैल्यू रखी मैंने, ठीक है। आई नोट कॉमन ले लिया, आई नोट कॉमन लेने के बाद आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अगला जो स्टेप है उसमें क्या बता रखा है कि वी नोट एल सी आर और इसके आई नोट अपॉन लिया है, तो वी नोट एल सी आर अपॉन आई नोट, आगे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और पूरे के क्या हो गया, रूट आ गया। अब
ये जो है वी नोट एल सी आर अपॉन आई नोट, इन दोनों का जो अनुपात है उसको बोलेंगे प्रतिबाधा, ठीक है, जिसको किससे प्रतिशत करेंगे, जेड से। तो आगे इसको क्या लिखेंगे, वापस हमने फॉर्मूला लिखेंगे, तो जेड यहाँ पे किसको प्रतिशत करा है, प्रतिबाधा को। तो जेड बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर और पूरे की क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। अब आगे पूछे एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू रखनी हो तो क्या रख देंगे, यहाँ एक्सएल की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ओमेगा माइनस एक्ससी की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी का ये स्क्वायर और पूरे के रूट आ गया। अब आगे आवर्ती के लिए पूछे तो आवर्ती के लिए वापस वही ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी स्क्वायर और पूरे के लगा दिया रूट। अब कालांतर पूछे तो कालांतर के लिए tan पाई ये यहाँ पर, तो tan पाई जो tan पाई है वो लंब बटे में आधार होता है, तो लंब इसके लिए कौन सा आ जाएगा, वी नोट एल माइनस वी नोट सी, तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी। आधार कौन सा आएगा, वी नोट आर, तो वी नोट आर। अब इनकी वैल्यू रख देंगे अपने, तो ये आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी अपॉन आई नोट आर, तो आई नोट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये अपने 3 पॉइंट हो गए हैं, इसको मिलाकर 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट का मतलब शुद्ध प्रतिरोध है, पहले शुद्ध प्रतिरोध की बात की थी, फिर शुद्ध प्रेरकत्व की, फिर शुद्ध संधारित्र की, और चौथा है एलसीआर परिपथ। तो ये जो एलसीआर परिपथ है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से इसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एक बार वापस देख लेना था एलसीआर, और इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे 2 अलग अलग।